अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में रहेंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। किसान आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। जिस तरीके से एक तरीके से रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग जैसे बड़ी हस्तियों ने इसको लेकर ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर शेयर किया, उसके बाद से अब ये हो रहा है कि जो भारत में किसान आंदोलन हो रहा है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब मुद्दा बनाया जा रहा है। आप जो इस सप्ताह हुआ उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस सप्ताह जो हुआ और ये शुरू से लग रहा है कि किसान आंदोलन नहीं, ये भारत विरोधी आंदोलन है, ये सरकार विरोधी आंदोलन है और विपक्ष के इशारे पर चल रहा आंदोलन है। पहले दिन से ये चीजें थी। एक चीज और साफ थी पहले दिन से कि इस आंदोलन को जो खाद पानी मिल रही है वो खालिस्तानी समर्थकों से, खालिस्तानी तत्वों से मिल रही है। ये चीजें बार बार स्पष्ट हो चुकी हैं। दिल्ली पुलिस ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बता दिया है कि किस तरीके से जो विदेशी संगठन का नाम आया है, जो टूल किट वो जो ग्रेटा थनबर्ग ने जारी की है, और बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने तो कहा है कि उसको बाल वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि उसने सबको जो साजिश थी उस सबके सामने ला दिया है। तो उस टूल किट को स्कूल किट कहें कि स्कूल की छात्रा है और ठीक है, पर्यावरणविद है, और उन्होंने सब कुछ जारी कर दिया। सारी साजिश सब के समक्ष आ गई है। कब आपको किस हैशटैग से आपको ट्वीट करना है, किन किन को टैग करना है, कब भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शन करना है, कब क्या लिखना है, कब किसको बुलाना है, कब किससे कुछ गाना गवाना है, सब कुछ चीज़ें सामने हैं। और ये सरकार जो शुरू से कह रही थी कि ये भारत विरोधी आंदोलन है और ये किसानों का आंदोलन नहीं है, वो चीज़ें एकदम स्पष्ट हो गई हैं। बेशक से गलती से हो गई हों, लेकिन चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं सबके सामने। और अब उसके बाद सुर बदले नजर आ रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों को बाहर ले जाने में वो भी पीछे नहीं रहते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं उनके प्रवक्ता ने तो रिहाना का शुक्रिया भी किया, कांग्रेस के नेताओं ने किया है। और समझ नहीं आता कि हमने देखा कि हमारे यहाँ भी चाहे वो फिल्म अभिनेता अभिनेत्री हो, बटे हुए नजर आ रहे हैं। कोई रिहाना के समर्थन में बोल रहा है, कोई उसके विरोध में बोल रहा है। अभी ये जितने भी सितारे हैं, बड़े सितारे हैं, ठीक है, आपने बहुत बड़े सुपरस्टार होंगे, आपने बहुत नाम कमाया होगा, आपने हॉलीवुड में भी काम किया होगा, इनको किसी को नहीं भूलना चाहिए। आपका अस्तित्व तब तक है जब भारत का अस्तित्व है। भारत का अस्तित्व नहीं रहेगा तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। भारत की एकता और अखंडता को कोई चुनौती देता है तो और हम उसका समर्थन करें, भले ही हम किसी विचारधारा के हों, भले ही हम किसी राजनीतिक दल के समर्थक हों, भले ही हमारी जो वर्तमान नेतृत्व है उससे विचार नहीं मिलते हों, लेकिन जब भारत की बात आती है तो हम एक हैं। और हमें ये चीज़ सिर्फ कहने नहीं, ये प्रदर्शित भी करनी चाहिए। और मुश्किल समय में अभी देखिए, ये जो भारत की छवि के खिलाफ जो एक आंदोलन खड़ा किया गया है, भारत की छवि को खराब करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इस समय सबको एकजुट होकर दुनिया को संदेश देना चाहिए कि आपकी हैसियत नहीं है कि हैशटैग के जरिए आप हमारी एकता अखंडता को चुनौती दे सके। ऐसे हैशटैग के धुरंधरों को से भारत को चुनौती नहीं दे सकते और भारत को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब भारत का जो लोकतंत्र है, हम दुनिया के और लोकतंत्र को देखें, क्या इतने वर्ष तक कोई देश गुलाम रहा? कितने, हम देखिए, आज़ादी के बहुत कम समय में हम अगर आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाए हैं और विकसित देशों की भी मदद करने वाला देश बन पाए हैं, दुनिया को मदद देने वाला देश बन पाए हैं, तो ये हमारी लोकतंत्र की, हमारी जो पूरी जनता है उसकी बड़ी कामयाबी है, हमारी सरकार की कामयाबी है, हमारे तंत्र की कामयाबी है। और इसको ऐसे चुनौती नहीं दी जा सकती। छोटे छोटे देश आकर अगर हमको सीख देते हैं तो इनको जान लेना चाहिए कि हमारे ये एक छोटे प्रांत के बराबर वाले भी देश भी नहीं है। तो ये आप अपने वहाँ से तुलना हमारे यहाँ से करो। और ठीक है, अगर हम साइज की बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई ठीक है, आप हमारे एक प्रांत के बराबर भी नहीं है। और क्या इतनी विविधता किसी और देश में है? इतनी विविधता। और
आप प्रधानमंत्री को यहाँ तक कि इतनी जो कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, आप जाकर देखिए आंदोलन में मर जा मोदी के नारे लग रहे हैं। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि आप ऐसा कह पा रहे हैं, वरना आपको उठाकर अंदर कर दिया जाता। बिल्कुल। आप तिरंगे का अपमान करते हैं और कहते हैं कि ये तो स्वतः स्फूर्त हो गया था और ये बस हो गया, इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? तिरंगे का अपमान नहीं सह सकता, देश का कोई भी नागरिक नहीं सह सकता है। हमारे जब जवान -40 में उस तिरंगे की आन बान शान के लिए ही खड़े हैं। एक उदाहरण और सामने आया है, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश से एक किसान की मृत्यु हो गई, तो वहां पर उसको शायद सड़क हादसे में कुछ मृत्यु हुई है, स्टंट करने के दौरान हुई थी। हाँ, स्टंट वो एक अलग मामला था। एक और मामला आया है कि सड़क हादसे में उसकी कुछ मृत्यु हो गई है। वो शायद किसान आंदोलन में आ रहा था, उसकी सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। उसके शव को तिरंगे में लपेट कर ले जाया गया और उसको शहीद बताया गया। ये तिरंगे का अपमान है और हमारे तिरंगे के सम्मान से जुड़े कुछ नियम हैं, उसके उपयोग से जुड़े कुछ नियम हैं, उनका खुला ये उल्लंघन है। और उस पर भी माना जा रहा है कि एफआईआर होगी, जो उनके परिजन हैं, कि आपने कैसे तिरंगे को उनके पार्थिव शरीर पर रख दिया। आप शहीद कहिए, आप अपने हिसाब से कुछ भी कहिए, किसी को कोई मर जाता है तो, लेकिन आप राष्ट्र ध्वज को नहीं लगा सकते। कल को ये जो आतंकवादी हैं ये भी कहते हैं हमारा आदमी शहीद हो गया, ये भी तिरंगा लगाएंगे। कल ये जो माओवादी हैं ये कहेंगे हमारा शहीद हो गया, तिरंगा लगाएंगे। तो क्या ये तिरंगे का अपमान नहीं है? और जो संसद से पारित कानून, जो हमारे प्रशासनिक तंत्र है, हमारा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके सभी स्टेप्स को फॉलो करता हुआ जो कानून बना है, उसके विरोध करते हुए अगर कोई मारा गया है तो ये आप उसको शहीद का दर्जा दे रहे हैं। ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन राष्ट्र उसको नहीं मानता कि ये शहीद है। और तिरंगे का अपमान एक बड़ा अपमान हुआ है, इस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, एक संदेश देना चाहिए। लेकिन सर, जो विदेशी हस्तियों की टिप्पणी आई, विदेश मंत्रालय ने उसकी कड़ी आलोचना की है, गैर जिम्मेदाराना बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिसकी आपने बात भी किया कि छवि को नुकसान हो रहा है, जिस छवि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 6 सालों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोरोना के बाद से जिस तरीके से हमने वैक्सीन निस्वार्थ होकर सबको दिया है, उसके बाद से जो छवि बिल्डअप हो रही थी, क्या उससे कुछ देश परेशान थे, कुछ संगठन परेशान थे, जिसके बाद से ये किया जा रहा है? क्योंकि शंका यही है कि कैसे भी करके देश की छवि को खराब करना है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही चलता है। ये आप देखिए कि जो आपने कहा कि कुछ लोग देश परेशान थे या कुछ नेता परेशान थे, असल में और जो हमारे विपक्ष के ही नेता परेशान थे। और आपको नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पूरी दुनिया में गुजरात को बदनाम किया गया, हर मोर्चे पर बदनाम किया गया गुजरात को। गुजरात की तत्कालीन सरकार को बिल्कुल ऐसे हिटलर शाही वाली सरकार की एक छवि बना दी गई थी। उससे कोई फर्क पड़ा? गुजरात आगे बढ़ता रहा, अपने काम पर ध्यान लगाया। हर क्षेत्र में आज गुजरात देश में सबसे विकसित राज्य है। अब भारत में 2014 से एक नया जो बदलाव आने का दौर शुरू हुआ है, नया भारत उभर रहा है। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, उसके घर में घुसकर वार करता है। और आप देखिए कि हमारे रक्षा मंत्री ने क्या कहा है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो हिंद महासागर क्षेत्र के जो देश हैं, उनको हथियार सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। तो हम कितनी बड़ी शक्ति बने हैं, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, दूसरों को, अपने मित्रों की मदद कर पा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के मामले में देखा आपने कि किस तरीके से न सिर्फ महामारी से भारत बहुत अच्छे तरीके से निपटा, उससे संबंधित जो और चुनौतियां थी उनसे भी अच्छी तरह से निपटा है। और सबसे तेजी के साथ टीकाकरण पूरी दुनिया में चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसकी सराहना कर रहा है। ये चीज़ें कुछ लोगों को पचती नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि इतना सब सकारात्मक चलता रहा तो नरेंद्र मोदी को हराना एक बार फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी के विरोधी फिर से, अब चूंकि वो गुजरात में, तो गुजरात को बदनाम करने का प्रयास किया गया, भारत के प्रधानमंत्री हैं तो भारत को बदनाम करने का प्रयास चल रहा है। और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इन दलों को लगता था कि चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। हम महागठबंधन बनाकर जिस तरीके से एकजुटता के साथ ये लड़े थे, उसमें भी धराशायी हो गए, क्योंकि जनता ने उस चीज को देखा कि काम कौन कर रहा है। नरेंद्र मोदी को पहले से ज्यादा शक्ति देकर दोबारा सत्ता में भेजा। अब इतनी बड़ी जब बहुमत लेकर नरेंद्र मोदी आए हैं, तो इनको पता लग गया है कि आप वोटों की राजनीति के माध्यम से नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को फिलहाल नहीं हरा सकते। तो आप एक बदनाम करने का प्रयास चले,
जिन वादों को लेकर ये आए हैं सत्ता में, वो वादे ना पूरे कर पाए, इनके विधिक कार्य पूरे ना हो पाए, तो ये एक षड्यंत्र किया गया। लेकिन क्या इसकी इस तरह के दबाव का कोई असर दिख रहा है? अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने जो जो वादे किए थे वो सब एक एक करके पूरे करते जा रहे हैं और चुनावी सफलता भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आप देखिए, पिछले अगर आप कोरोना काल में ही अगर 5-6 चुनाव, जिसमें कि राज्य के चुनाव उठा लीजिए, आप पंचायत के चुनाव उठा लीजिए, आप निगम के चुनाव उठा लीजिए, सब में सफलता मिली है। तो परिणाम सबके सामने है। सर, जिन लोगों को कृषि कानूनों से आपत्ति है, जाहिर सी बात है वो सरकार का विरोध करें, लेकिन जिस तरीके से अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर ने जो रिहाना है या ग्रेटा है उनके ट्वीट का जवाब दिया, उसके बाद से ये लोग निशाने पे आ गए जी। और आप सरकार का विरोध करिए, आप कृषि कानून का विरोध करिए, लेकिन आप इतना विरोधी हो जाए कि देश का विरोध करने वालों को आप समर्थन करने लगे, ये कैसा संप्रभुता आपको दिखाई दे रही है इस वक्त? नहीं, इसमें साफ है। देखिए, वो जो टूल किट है वो यही तो बता रही है कि अगर उनके समर्थन में लोग उतरते हैं तो आपको उनको घेरना है, ताकि वो अगली बार ट्वीट करने से पहले सोचें बिल्कुल कि हमारी जो फॉलोअरशिप है वो घट जाएगी, हम किस विचारधारा के हैं, हम किस मत के हैं, ये चीज़ सामने लाने से बचना चाहिए। तो इस तरीके की जो ये योजनाबद्ध तरीके से वो लोग चल रहे हैं। अक्षय कुमार ने अगर सरकार का साथ दिया है, सुनील शेट्टी ने दिया, लता मंगेशकर ने दिया है, तो उनको आलोचना भी झेलनी पड़ेगी। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इनको समर्थन भी कितना मिल रहा है। और समर्थन आप देखिए कि जो कृषि कानून को किसका समर्थन मिला है? अमेरिका का समर्थन मिला है। अमेरिका ने इसे किसानों के हित में बताया है। IMF ने क्या कहा है कि ये कृषि सुधार जो भारत के कृषि वर्ग है उसके लिए बहुत बढ़िया है, क्रांतिकारी सुधार है। तो हमें हमारे विपक्ष के दल ज़्यादा सही बोल रहे हैं। और सरकार ने क्या कहा है? पार्लियामेंट में जब चर्चा हुई शुक्रवार को, देखा कि कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि आप काला कानून बता रहे हैं, काला किस तरह है आप बता दीजिए, और आप एक तो प्रावधान बताइए जिसमें आपको आपत्ति है। ना आपकी जमीन छीन रहे हैं, ना आपकी मंडी छीन रहे हैं, उनको ताकतवर बनाने की बात कही जा रही है। और पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गुरुवार को। उसमें ये कहा गया कि जो उसमें एक सहमति बनी कि सरकार से, केंद्र सरकार से मांग की जाए कि ये जो मंडियों के जो दलाल थे वो उनकी फिर से वापसी हो इसमें, ताकि एक बीच बचाव का रास्ता वो भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन लंबा खिंच रहा है, पंजाब को भी नुकसान हो रहा है, पंजाब में अशांति का माहौल न बने, वहाँ के मुख्यमंत्री की भी चिंता है। अब तो इस मांग के साथ ही ये चीज़ सामने आ गई कि ये सब आंदोलन किस लिए खड़ा किया गया है? दलालों के लिए खड़ा किया गया है। दलालों की कमाई से पंजाब की जो राजनीति है फलती फूलती है इसमें बिल्कुल। और हरियाणा में भी कुछ इलाकों में जो ये आड़ती होते हैं, बड़े राजनीतिक रूप से सशक्त होते हैं, इनके पास अच्छा पैसा है, जमीनें हैं, और ये मत को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करते हैं। तो उनको बचाने के लिए सारी लड़ाई थी। ये उस सर्वदलीय बैठक में जो एक चीज उभर कर आई है, इससे साफ हो गया है। बिल्कुल। लेकिन सर, हर कार्यक्रम में हम आपसे यही पूछते हैं कि आखिर अब इस किसान आंदोलन को किस दिशा में आप देख रहे हैं? क्या वाकई ये किसान आंदोलन अब किसान आंदोलन रह गया है, या फिर एक राज्य की लड़ाई हो गई है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई हो गई है, जिस उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव भी होने हैं? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, सरकार तो इसको पहले दिन से मान रही है कि ये जो है एक राज्य के किसानों की दिक्कत है। बिल्कुल। और सरकार कह रही है, इसलिए हम इस बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम जाकर जो दिल्ली की सीमाओं पर जहाँ पर लोग बैठे हैं वहाँ जाकर देखिए तो पंजाब के लोग ही बहुतायत में हैं। और जो अगर हम सिंगू बॉर्डर को छोड़ दें, गाजीपुर की बात करें, चिल्ला तो ख़त्म हो गया, लेकिन और टीकरी की बात करें तो वहाँ भी जो भी राशन पानी आ रहा है सब पंजाब से ही आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सारी जो भी फंडिंग हो रही है वो वहीं से हो रही है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं है। अगले साल विधानसभा चुनाव है, हो सकता है कि वो विधानसभा चुनाव तक इस आंदोलन को खींचने के मूड में हो, और ये भी हो सकता है कि वो आज बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, कल वो बीजेपी के साथ ही खड़े हुए हैं। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। आज यहाँ पर कोई है, कल वो कहीं भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी होती नहीं है। तो राजनीति भी हो सकती है इसका बड़ा कारण। और जिस तरीके से उनकी महापंचायतों में भीड़ उमड़ रही है, राकेश टिकैत एक के पास लगातार नेता पहुंच रहे हैं, तो उनका राजनीतिक कद बढ़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका परिवार पहले से ही काफी महत्व रखता रहा है, लेकिन वो भाइयों की और पारिवारिक लड़ाई में वो परिवार महेंद्र सिंह टिकैत की निधन के बाद ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। और मेरे को लगता है कि जो किसान है, आम किसान है,
वो चाहता भी नहीं कि जो टिकैत परिवार है वो राजनीति में घुसे। उनकी चाहत यही है कि किसानों के हितों को ही आगे रखते रहें। बिल्कुल। तो राकेश टिकैत को चुनाव में जीत मिल जाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो पहले भी ऐसे आंदोलन, पहले भी ऐसी गिरफ्तारियां कर चुके हैं और उसका जो परिणाम था कोई उनके लिए राजनीतिक रूप से सुखद नहीं रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक बात जरूर है कि राकेश टिकैत चूंकि अब दिन भर मीडिया में छाए रहते हैं, तो जो पंजाब के किसान नेता थे उन पर ये भारी पड़ गए हैं और वो भी चुप इसलिए हैं, पंजाब के जो नेता हैं, ताकि ये दिखे कि सिर्फ पंजाब का नहीं, जैसे कि सरकार कह रही है, इसमें उत्तर प्रदेश के किसान भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल यही देखना होगा कि ये किसान आंदोलन किस ओर जा रहा है, कितना लंबा टिक रहा है और सरकार और किसानों की बैठक कब कब हो रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। चाय पर समीक्षा में मुझे यानी अंकित सिंह और हमारे संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।